सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अंदर हमने पिछली वीडियो में प्रस्तावना, अनुसूचियां वगैरह में अध्ययन किया था। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है आपके मूल अधिकारों से संबंधित। दोस्तों किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित। मूल अधिकार हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करना चाहिए और उसे जानकारी भी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों की जानकारी है, वो वकीलों से, पुलिस थाने में, कहीं पे भी उसको परेशानी नहीं आएगी जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में जानते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज इन अधिकारों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं और इसको आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये आपके पढ़ाई में तो आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो। अधिकतर प्रश्न आजकल क्या आ गए हैं? कथन क्या आ गए हैं, सत्य असत्य क्या आ गए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा मूल अधिकार है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। और दूसरी कि ये आपके दैनिक जीवन में भी बड़ा काम आएगा, बड़ा महत्वपूर्ण काम में आएगा ना। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 3 संविधान का। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3। और भाग 3 में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं मूल अधिकार। प्रश्न किस प्रकार आता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख है, किस विषय का उल्लेख है? तो दोस्तों वह है मूल अधिकारों का उल्लेख। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है आपको पूछा जाएगा, तो वह अनुच्छेद 12 से लेकर दोस्तों 35 तक। ये पिछले प्रश्न पत्रों में प्रश्न आया, बड़ा महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। क्या है? अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो लिखने वाले हैं वो लोग अधिकतर क्या कर देते हैं, है ना, मैथ के जो स्टूडेंट है या चलो नहीं है, कि ये लोग क्या 35 तक तो है और 35 में से 12 माइनस कर दो। 12 माइनस करते कितने बच गए? 23 बच गए। ये राइट कर देते हैं। दोस्तों आपने 12 को क्यों नहीं गिना? 12 भी तो गिने पढ़ेंगे ना। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। अभी इन सब प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं मूल अधिकार। मूल, पहले तो दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है? मूल। और दो शब्द लगाते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ मूल अधिकार, अधिकार नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। अधिकार अलग चीज होती है, मूल अधिकार अलग चीज होती है। लोग कहते हैं आपके अधिकार, अधिकार नहीं, मूल अधिकार। जैसे अभी एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सबको पता होगा, एक संपत्ति, संपत्ति बोलते हैं मूल। अरे संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। लोग कहते हैं अधिकार, अधिकार नहीं हटाएगा। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। दोस्तों क्या हटा दिया? मूल अधिकार हटा दिया, अधिकार नहीं हटाया। अधिकार तो आपको अभी भी है, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि मूल, मूल यानी होती है दोस्तों जड़। जड़ से हम संबंधित मानिए आपके जन्म, क्या कह सकते हो आप? जन्म। या दूसरा प्रश्न कि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं, क्या आवश्यकता है? तो मूल अधिकारों की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उसे जन्म से कुछ जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मतलब मूल अधिकारों की परिभाषा कि जन्म से जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। आप इतना सा समझिए केवल। तो हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। देखिए मूल अधिकारों का सबसे पहले हम भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में अभी यहाँ देखा है कि ये जो भाग 3 है, तो भाग 3 मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों वो अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान में जो ये मूल अधिकार हैं दोस्तों वो कहाँ से सम्मिलित किए गए हैं? तो वो सम्मिलित किए गए कहाँ से? अमेरिका से। एक बात तो है, मतलब आप समझ में आ गई है कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिए हैं? मूल अधिकार लिए हैं। दूसरी बात दोस्तों, एक शब्द आता है कि मूल अधिकारों की जननी। क्या कहते हैं? मूल अधिकारों की जननी। तो दोस्तों मूल अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों की जननी इंग्लैंड को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन एक ही बात है ना, एक देश के नाम है ये। जैसे भारत, इंडिया हम बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने बोलते वक्त इंग्लैंड बोल दिया, लिखाते वक्त ब्रिटेन लिखा दिया। ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है ना। तो मूल अधिकारों की जननी किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। आया समझ में? अभी जो ये मूल अधिकार हैं, तो इन मूल अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है या हमें पता कैसे चलता है कि मूल अधिकारों के लिए हमारी जो बातें हुई है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? तो एक व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पास किया था जिसका नाम था स्वराज्य। क्या विधेयक था? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित करा था 1895 में। आई बात दोस्त?
मतलब बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक रखा 1895 में। उन्होंने उसके अंदर मांग की कि भारतीयों के लिए क्या होने चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए दोस्तों ना। तो सबसे पहले मूल अधिकारों के दर्शन हमें यहाँ मिल रहे हैं। मैं अभी तक आपको एक भी मूल अधिकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं। जैसे आप गाइड में देखते हैं कि सीधे मूल अधिकार आ जाते हैं 14 से लेके हम जो 12 से 35 तक हैं पूरे मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इसको पूरा पढ़ने के बाद अगर आप में से क्या है कि इसमें से प्रश्न नहीं आए, मैं गारंटेड हूँ, और आपके नंबर कट जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। परंतु आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे बात समझ में कि तिलक का एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक, 1895 में उन्होंने पारित किया और उन्होंने सर्वप्रथम क्या की है, मूल अधिकारों की क्या की है दोस्तों, मांग की है। यहाँ के ऊपर नेहरू रिपोर्ट थी, उसमें भी मांग की गई थी, महात्मा गांधी ने भी 1922 में कहा था। तो मतलब ऐसे करके ये मांग चली और फिर भारतीय संविधान बनना स्टार्ट, भारत आज़ाद हुआ 1947, भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ। पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है दोस्तों। उस संविधान सभा के गठन के बाद मीटिंगें हुई है, मतलब बैठकें हुई है। उन बैठकों के अंदर बाद में समितियां बनाई गई और उन समितियों में मूल अधिकारों के लिए भी एक समिति बनाई गई। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, मूल अधिकार समिति, तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या आता है कि एक मूल अधिकार समिति बनाई गई कि मूल अधिकार भी हमारे देश के तैयार किए जाएं, और मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको बनाया गया दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार दिमाग के थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है और आपने देखी होगी भारत में बहुत बड़ी उनकी मूर्ति बनाई गई है ना, सबसे बड़ी मूर्ति इन्हीं की है। तो ये जो लौह पुरुष थे इनको अध्यक्ष बनाया गया कि कोई ऐसा अधिकार ना दे दिया जाए भारतीयों को जिसका क्या हो जाए, दुरुपयोग ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए इन्होंने खूब मंथन किया और खूब मंथन करके इन्होंने भारतीय क्या किए हैं, अधिकार तैयार किए। जब इन्होंने ये मंथन किया, बहुत दिनों तक बहस चली, और बहस चलने के कारण एक व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को क्या कहा है? भाग 3 को दोस्तों, ये कोटेशन आती है कई बार, भाग 3 को प्रकाशमान व आलोकित भाग का है। भाग 3 को क्या कहा है कि जो भाग 3 है वो सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग है ना। यहाँ आगे क्या आएगा? सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग। प्रश्न इस प्रकार आता है कि संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों भाग 3 को, या भाग 3 को सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग किसने कहा है? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब प्रश्न है ऐसा क्यों, क्या खास बात थी जिसको भाग 3 को सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग कहा है? तो ये इसलिए कहा है कि सरदार पटेल ने इसके ऊपर जो समिति की अध्यक्षता की है ना, उन्होंने बहस की, लगभग उस समिति द्वारा बहस चली 38 दिन। जब 38 दिन तक लगातार क्या चली है, बहस चली, तो 38 दिन बहस चलने के कारण इस भाग को सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग कहा गया है दोस्तों। आई बात समझ में? इस समिति के जो अध्यक्ष थे पटेल थे। इसके अलावा मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी। मूल अधिकारों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ऐसे करके मूल अधिकार तैयार किए गए। अब जब मूल अधिकार तैयार किए गए हैं तो कितने किए गए ये भी आते हैं कि मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7। पर उससे पहले थोड़ी सी बात दोस्तों कि जो मूल अधिकार थे उन मूल अधिकारों के लिए उनको एक शब्द और कहा जाता है कि मूल अधिकारों कहा जाता है भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाग 3 को। किसको कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाग 3 को मैग्ना कार्टा? तो वो इसलिए कहा जाता है दोस्तों 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का सम्राट जॉन प्रथम, इंग्लैंड के सम्राट जॉन प्रथम ने वहाँ के लोगों को श्वेत पत्र पर
श्वेत पत्र पर कुछ अधिकार लिख कर दिए, उन्हें ही क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। इसी कारण हम भी भारतीय संविधान में भाग 3 को क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मूल अधिकार जरूरी है। फ्रांस में और अमेरिका में अधिकतर जो क्रांतियां हुई है वो मूल अधिकारों को लेकर ही हुई है ना। किसके लिए, मूल अधिकारों को लेकर क्रांति हुई है। तो मूल अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक हमने एक भी मूल अधिकार के बारे में नहीं पढ़ा है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो मूल अधिकारों का है। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि जब भारतीय संविधान के बनना स्टार्ट हुआ और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की समिति बनी, तो भारतीय संविधान में कितने अधिकार दिए गए और कितने अधिकार बने हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। आगे चलें, मिटा दूं मैं इसको, आगे ना बात समझ के अंदर, कोई बात नहीं, एक बार आप उसको देख लीजिए। भाग 3 अध्ययन किसका कर रहे हैं, मूल अधिकारों का। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। मैं आपको एक एक अनुच्छेद बताऊंगा, 12 में क्या है, 13 में क्या है। अधिकतर लोग 14 से डायरेक्ट ही क्या करते हैं, 32 तक ही बताते हैं। लिया गया कहाँ से मूल अधिकार, अमेरिका से। अधिकारों की जननी किसे कहते हैं, इंग्लैंड को। ठीक है। मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से विधेयक में की है दोस्तों, स्वराज विधेयक में। कब की है, 1895 के अंदर की है। मूल अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए हैं, सरदार पटेल बनाए गए हैं। और मूल अधिकारों का जो भाग नंबर 3 है, या कह सकते हैं कि भाग 3 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, तो सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग का है दोस्तों ना। क्यों कहा है, क्योंकि इस पर 38 दिन तक बहस चली थी। 38 दिन तक बहस के कारण कहा है। इसके लिए एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। और इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्यों, किसको, भाग 3 को क्यों कहा जाता है, 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने कुछ अधिकार लिख के लोगों को दिए थे, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलो दोस्तों, अब इससे आगे अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। चलिए दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं ना। तो यहाँ तक तो आपको याद हुआ होगा। देखिए, ये बेसिक नॉलेज है मूल अधिकारों के बारे में। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको। अभी हमने मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन नहीं किया है। अधिकतर जो लोगों के आपके वीडियो आते हैं उसमें भाग 3 से शुरुआत कर दी जाती है, अनुच्छेद नंबर 14 से पढ़ा दिया जाता है। मैंने कहा 12 में क्या है, 13 में क्या है। अभी देखो अध्ययन करते हैं। आपने अधिकतर पढ़ा होगा कि नागरिकों के अधिकारों की अपन ने बात की कि मूल संविधान के अंदर प्रश्न क्या आता है, मूल संविधान में मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे दोस्तों, तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए, 7। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए दोस्तों, 7 दिए गए ना। मतलब उस समिति ने 7 मूल अधिकारों के लिए सिफारिश की और 7 मूल अधिकार हमारे कर लिए गए। अब देखिए, जो 7 मूल अधिकार थे, प्रश्न एक और बनता है, क्या बनता है कि वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों, तो वर्तमान के अंदर मूल अधिकार कितने हैं, 6। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों का ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है। जो मूल अधिकार दिए गए उनमें से क्या किया गया दोस्तों, एक अधिकार हटा दिया गया। क्या हुआ कि हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, कौन सा, 44वां। ये प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न है ये, मतलब आप कांस्टेबल, पटवारी, रेट, मतलब वनपाल, वन रक्षक, जो नॉर्मल प्रश्न पत्र होते हैं जो 10वीं पास के लिए होते हैं, उनमें ये परमानेंट है कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978। ये आप याद रखिएगा। 4 है यहाँ पे डबल, 4 दूनी क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया है कि संविधान में संशोधन किया गया है। और एक हमारे अधिकार था जिसको हम कहते हैं संपत्ति का मूल अधिकार। किसका, संपत्ति का मूल अधिकार दोस्तों। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। ये जो संपत्ति का मूल अधिकार था,
संपत्ति का मूल अधिकार संविधान के ये 12 से जो 35 हैं उनमें अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर कौन से में था? अनुच्छेद नंबर दोस्तों 19 में था ये। तो अनुच्छेद 19 से हटाकर वर्तमान में इसको कहाँ जोड़ दिया गया है? 300 क में दोस्तों। कहाँ जोड़ दिया गया है? 300 क में। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पूछा जाए क्या संपत्ति का मूल अधिकार अभी है, तो वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न ये आता है कि संपत्ति कौन सा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? आप करेंगे संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। संपत्ति का मूल अधिकार, सॉरी यहाँ दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो 31 है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद कौन सा है? 31 है, 19 नहीं है, क्षमा याचना आप लिए ना। देखिए अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, यहाँ से इसको हटा दिया गया और अब कहाँ डाल दिया गया है? 300 क में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, 300 क के अंदर इसको जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में भी अधिकार तो है। मैं क्या कह रहा हूँ, संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की जगह किसका है कि ये क्या है? अभी जो अधिकार बना दिया गया इसको आप कहोगे कानूनी। क्या अधिकार कहलाएगा ये दोस्तों? ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है ना। ठीक है, तो अधिकार तो संपत्ति का आपका भी है, अभी भी है, परंतु मूल अधिकार नहीं है। अब इस मूल अधिकार को क्यों हटाया गया, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए मूल अधिकार क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था दोस्तों। बाधा कैसे उत्पन्न कर रहा था? जैसे मान लिए कि आपका खेत है, ठीक है, उस खेत के पास से अगर रोड जा रही है, अगर हाईवे निकल रहा है तो वो हाईवे में ज़मीन जाएगी। अब अगर आपको मूल संपत्ति का मूल अधिकार होता तो आप क्या नहीं करेंगे कि वो जगह देंगे नहीं देंगे तो रोड नहीं निकलेगी खेतों में। देखा ना, कई खेतों के बीच में से रोड जाती है। तो अब मूल अधिकार है तो आपसे छीनी जा सकती है, तो अब मूल अधिकार नहीं है, केवल क्या है? अधिकार। तो ऐसा नहीं है आपसे छीन जाए, अब वैधानिक या कानूनी अधिकार, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो आपसे ज़मीन ली जाएगी, उस ज़मीन के आपको पैसे दिए जाएंगे। जैसे कुछ संसाधन होते हैं वो क्या गवर्नमेंट के, जैसे सोना निकल जाए, सोना किसका है? गवर्नमेंट का होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के नीचे मतलब जो प्लॉट है इसमें क्या है अभी सोना निकल जाए है और यहाँ सोना निकाल जाए, रोज़ निकाल दें, बेच दें, कर दें, ऐसा अपना काम नहीं है। क्योंकि ज़मीन में जो आप नीम खोदते हो, नीम की खुदाई में अगर कोई धन वगैरह निकलता है तो वो आपका पुश्तैनी कहा जाता है। उस नीम के बाद में जो निकलता है वो किसका खिलाएगा? वो गवर्नमेंट का खिलाएगा। तो ऐसे क्या है कि हमारे यहाँ इस संपत्ति के अधिकार के कारण क्या हो रहे थे कि हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, और बाधा उत्पन्न होने के कारण क्या किया गया? अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात चलते हैं। जो संपत्ति का अधिकार ये तो हट गया, ये अब कितने रह गए? वर्तमान में 6 रह गए। उन 6 अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बारे में भी अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आम नागरिकों के अधिकार हैं वो अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 तक आते हैं दोस्तों। कहाँ तक आते हैं? 32 तक। अब आप कहेंगे साहब अनुच्छेद नंबर 12 कहाँ गया और अनुच्छेद नंबर 13 कहाँ गया? एक बच गया अनुच्छेद नंबर 33, 34 और दोस्तों 35, ये अनुच्छेद रह गए। ठीक है, तो हम सबके बारे में मैंने क्या कहा कि ये सिविल मतलब आम नागरिकों के मूल अधिकार हैं, जो जिन 6 मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे वो 14 से स्टार्ट होंगे और 32 पे खत्म हो जाएंगे। परंतु हम यहाँ अनुच्छेद क्या बोल रहे हैं? 12 और 35। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा। सेकंड ग्रेड, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाला जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, हाँ लगभग था ये 16 से पहले वाला पेपर 16 में ना, उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो अनुच्छेद नंबर 36 में भी है, परंतु यहाँ राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद नंबर 12 में। तो ये महत्वपूर्ण हो गया और किताब में या टीचर्स को छुड़वा देते हैं। अब आप ढूंढो, मिलेगा नहीं, तो यहाँ ये मिल गया है कि अनुच्छेद नंबर 12 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 13 दोस्तों, इसमें है न्यायिक पुनर्अवलोकन कि न्यायिक पुनर्अवलोकन, न्यायालय अपने दिए हुए फैसले में या निर्णय में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। किस प्रकार दोस्तों? अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निर्णय में भूल नहीं होती, पर एक होती है मानवीय भूल, क्योंकि वहाँ पे तो मानव बैठते हैं। तो मानवीय भूल के कारण कोई गलत निर्णय दे दिया जाए तो उस गलत निर्णय को वापस पलटा जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन, उसकी क्या की जा सकती है? पुनः व्याख्या की जा सकती है। ये अनुच्छेद 13 में है, यहाँ आएगा। और फिर 14 से लेकर 32 तक आपके अनुच्छेद हैं आम नागरिकों के। अब दोस्तों बच गया 33, 34, 35।
ये जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये हैं सेना के। किसके हैं? सेना के। अब इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे जब 33, 34, 35 की बात आएगी वहां तक। फिर इसमें से प्रश्न आता है दोस्तों, क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं? तो मूल अधिकार दोस्तों वाद योग्य हैं। मूल अधिकार क्या वाद योग्य हैं, ऐसा प्रश्न आता है। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं। आप कहेंगे वाद योग्य क्या होते हैं सर? वाद योग्य का मतलब है कि यदि किसी एक व्यक्ति का मूल अधिकार भी छीना जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हो। उसके लिए अनुच्छेद 32 रहा आपके। अनुच्छेद 32 के तहत तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और एक आप 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, जिसे आप बोलते हैं रिट लगाना, याचिका ना। तो रिट जारी करवाई जा सकती है। तो अगर किसी एक आदमी के भी मूल अधिकार छीने जाते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं। आप अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उदाहरण के लिए कि जैसे कोई आपने देखा RS IS का हम प्रश्न पत्र देते हैं। अभी RS का जो पेपर चल रहा था ना, तो उसमें RS में था कि RS का जो रिजल्ट आ रहा 2018 का है और अब 2020 में जाके आया। तो उसमें क्या कि किसी भी एक प्रश्न पे गलती होने के कारण एक आदमी भी रिट लगा देता है। मतलब एक आदमी का भी क्या है? अधिकार है कि साहब ये प्रश्न मेरा सही था, उस पर जांच की जाए। जांच की जाती है, केस चलते हैं और उसको क्या मिलता है? न्याय मिलता है एक आदमी भी। परंतु दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये वाद योग्य तो हैं, परंतु की प्रकृति कैसे होती है? प्रश्न आता है कि इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो प्रकृति होती है नकारात्मक। क्या होती है इनकी प्रकृति? किस प्रकार की होती है? प्रकृति होती है नकारात्मक दोस्तों। नकारात्मक का मतलब, नकारात्मक का तात्पर्य क्या है? कि यहाँ एक व्यक्ति के अधिकारों की तो रक्षा की गई है, पर उस एक व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट को काम करने से रोका गया है। जैसे आपके किसी एक व्यक्ति का भी जैसे रिट का देंगे या पटवारी का देंगे, एक पर्सन के ऊपर आपने याचिका लगाई है दोस्तों, तो उस आपके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब वेट करेंगे रिजल्ट का, जब तक उस एक आदमी का निर्णय नहीं आ जाता। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि प्रकृति तो नकारात्मक है, परंतु वाद योग्य है। क्या है वाद योग्य? कि आपके अनुच्छेद जो अनुच्छेद के नहीं, भाग 3 क्या वाद योग्य है या मूल अधिकार वाद योग्य हैं? तो आप कहोगे हाँ ये वाद योग्य हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे नीति से तत्व वगैरह तो वो वाद योग्य नहीं होंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ तक अभी तक हमने अध्ययन किया, अभी तक हमने एक भी मूल अधिकार के बारे में दोस्तों अभी तक नहीं पढ़ा है ना। तो मूल अधिकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जितने भी मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बात और आप जान लीजिएगा, किसके? कि मूल अधिकारों के बारे में, कि मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद नंबर है 19। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 19। और एक आएगा 20 और एक आएगा 21। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न इनसे आते हैं 19, 20, 21 कि कब कोई हटता है और कौन सा अधिकार है जो लागू रहता है। आप अगले वीडियो में आंसर दीजिएगा। इनमें से एक अनुच्छेद है ना, प्रश्न आता है, एक बार आया कि ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उल्लंघन करने पर, मतलब उल्लंघन करने की कोशिश पर तो आपको सजा होगी, और आपने अगर उल्लंघन कर दिया तो आपको सजा नहीं होती। समझे मेरी बात? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उल्लंघन करने की कोशिश पर आपको सजा होती है, और अगर आपने उल्लंघन कर दिया तो आपको कोई सजा नहीं होगी, है ना। तो उसका आपको आंसर देना है। दोस्तों यहाँ तक अपन ने पढ़ा है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम मूल अधिकारों के बारे में। एक एक मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर आपके 14 से लेकर पूरे जो आपके हैं 32 तक उनका अध्ययन करेंगे, या आप ये मान लीजिए 12 से लेकर 35 तक अब अपन मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी जो शिक्षा है दे रहे हैं। आपका एक एक शब्द जो है बताया जा रहा है पूर्णतः रूप से। आप इसको सब्सक्राइबर करें, इसको आगे से आगे भेजें, शेयर करें, लाइक कीजिए। थैंक्स।